नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। बेंगलुरु से चौंका देने वाला फेडेक्स कुरियर घोटाला सामने आया है। इसमें एक महिला पत्रकार को जालसाजों ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया। दरअसल इंटरनेशनल पार्सल के नाम पर पुलिस को इस तरह की तमाम शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें ठग पार्सल में अवैध वस्तुएं होने का डर दिखाकर लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। ऐसे में आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि ये कुरियर वाली ठगी कैसी है। आपको अचानक से कॉल आएगा, कहा जाएगा कि आपका एक कुरियर आया है, उस कुरियर में कुछ आपत्तिजनक सामान है, ड्रग्स वगैरह हैं। आप डर जाएंगे और इसी डर का फायदा उठाकर बाकायदा आपको जूम कॉल में लेकर असली से दिखने वाले पुलिस वाले, कस्टम्स के अधिकारी, इस तरह से आपको माहौल बना दिया जाएगा कि आप डर जाएंगे और फिर आपसे अनाप शनाप वसूली की जाएगी। और यही हो रहा है। बहुत सारे इस तरह की शिकायतें आ रही थी, इसीलिए आज हमने सोचा कि इस पर शो करके आपको किया जाए आगाह। करेंगे खास मेहमानों से बात, कैसे बचना है, कैसे समझना है कि ये फ्रॉड है या कोई जेन्युइन कॉल। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मार्केट में जालसाजी के नए नए तरीके आ गए हैं। अभी तक ओटीपी, फर्जी क्यूआर कोड और फ्रॉड वाले लिंक भेजकर ठग अपने शिकार को चूना लगाते रहे हैं। इसके अलावा फर्जी ऑफर्स, बिजली बिल और केवाईसी के नाम पर भी जालसाजी के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन अब ठगी के ये सारे हथकंडे पुराने पड़ चुके हैं। तो नया क्या है ना कुरियर घोटाला। इस तरह की ठगी में जालसाज पढ़े लिखे लोगों को चूना लगा रहे हैं और उनसे मोटी रकम वसूल रहे हैं। दरअसल बेंगलुरु की 70 साल के एक पत्रकार को साइबर ठगों ने 1 करोड़ 20 लाख। घटना हालांकि पिछले महीने की है, लेकिन इसका खुलासा अब हो रहा है। बता दें कि ठगी की शिकार पत्रकार को पहले एक व्हाट्सएप कॉल आता है। ठगी के इस कॉल में महिला पत्रकार को बताया जाता है कि उनके नाम का फेडेक्स से एक इंटरनेशनल पार्सल आया हुआ है। कॉल करने वाले ने खुद को कुरियर कंपनी का अधिकारी बताया। कॉल करने वाले ने कहा कि महिला के नाम से जो कुरियर आया है उसमें 240 ग्राम MDMA नामक प्रतिबंधित दवा पाई गई है। उसने पत्रकार को विश्वास में लाने के लिए महिला का नाम और आधार नंबर भी साझा किया। ठगी का खेल अब यहीं से शुरू हो गया। तो आप भी समझिए कि आखिर क्या है ये कुरियर घोटाला। दरअसल फेडेक्स का अधिकारी बनकर फोन करने वाले ने महिला पत्रकार से कहा कि उसकी ये कॉल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB को डाइवर्ट की जा रही है। साथ ही महिला पत्रकार को ये भी बताया गया कि कुरियर में SBI क्रेडिट कार्ड भी मिले हैं, जिन्हें अवैध रूप से ताइवान भेजा जा रहा है। अब महिला पत्रकार को डराने का काम शुरू होता है। उसे बताया जाता है कि मुंबई के अंधेरी नारकोटिक पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फर्जी फेडेक्स अधिकारी बने व्यक्ति ने NCB अधिकारी से बात करने के लिए महिला को स्काइप ऐप डाउनलोड करने को कहा। या महिला को फर्जी बने NCB अधिकारी कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस से बचने के लिए महिला को जमानत के तौर पर पहले कुछ पैसे जमा कराने होंगे। फर्जी बने NCB के पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिला की पूरी वेरिफिकेशन के बाद जमा किए हुए पूरे पैसे उसे मिल जाएंगे। डरी सहमी महिला पत्रकार ने डरकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक की रकम ठगों की ओर से दिए गए 4 खातों में जमा कर दी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक पढ़ी लिखी पत्रकार इतनी आसानी से ठगों के झांसे में कैसे आ गई। दरअसल स्काइप कॉल में दिखने वाला ऑफिस बिल्कुल NCB की ऑफिस की तरह ही दिख रहा था। पुलिस अधिकारी भी असली दिख रहे थे। यानी भ्रम का ऐसा माहौल बनाया गया जो पत्रकार को डराने के लिए काफी था। लेकिन पत्रकार से यही एक बड़ी चूक हो गई। उसने एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। उन्हें सबसे पहले अंधेरी पुलिस स्टेशन में इस बारे में पता करना चाहिए था कि मामला क्या है। उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनकी ये चूक उन पर भारी पड़ी। ऐसे में अगर कोई ऐसी कॉल किसी को आए तो पहले तो इसे इग्नोर करे, डरे नहीं। पुलिस को इस तरह की कॉल की जानकारी दे। ऐसा कर आप जालसाजों के मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। साथ ही पुलिस को इन पर शिकंजा कसने में आसानी होगी। सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही ये एकदम से चौंका देने वाला मोडस ऑपरेंडी है इन लोगों का। नई तरह की ठगी है, कई लोग इसके शिकार हो चुके हैं और इतनी जल्दी ये सब कुछ होता है। इतना बड़ा ग्रुप इसके पीछे काम करता है कि कई बार लोगों को सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलता। जो बेंगलुरु की इन पत्रकार के साथ हुआ, इनकी उम्र थोड़ा ज़्यादा थी, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इस गहराई में नहीं उतर पाई और ठगी का शिकार हो गई। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ है। डॉक्टर मुक्तेश चंद्र हमारे साथ हैं, पूर्व DGP हैं और अब साइबर मामलों के जाने माने जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चंद्र आपका हमारे शो पर।
हमारे साथ हैं दीपिका सिंह, जानी मानी साइबर एक्सपर्ट हैं और सीईओ हैं डीप साइट्स की। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं विराग गुप्ता जी, जो कि जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका भी हमारे शो पर। मैं दीपिका, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। इनफैक्ट जब हमने लास्ट एक स्कैम के बारे में चर्चा की थी, तो आपने इस तरह के इसी तरह के स्कैम का जिक्र किया था कि किस तरह से कुरियर के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं वो क्या हैं? हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाया कि कैसे बेंगलुरु की एक महिला के साथ ठगी हुई। बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स भी हमारे पास हैं, लेकिन आपको क्या समझ में आया एग्जैक्टली ये लोग क्या करते हैं और कैसे अपने जाल में फंसाते हैं लोगों को? सो दीपक जी, मुझे याद है कि जब साइबर किडनैपिंग और डिजिटल अरेस्ट की बात आई थी, डिजिटल अरेस्ट में ये उनका सबसे नायाब तरीका होता है जब एक लॉ एनफोर्समेंट, इनकम टैक्स, जीएसटी ऑफिसर का एक रूप धारण करके वो आपके सामने आते हैं और आपको डराते हैं। ऑब्जर्वेशंस जो इसमें उठकर आई है कि पहला, उनको आपके बारे में इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो पहला राउट ये जाता है कि अगर आपने कहा अपना आधार या पैन या कितनी भी केवाईसी डिटेल्स जितने वेबसाइट्स पे हम डालते हैं, उन्हें सिर्फ उतना ही जरूरत होती है। बिकॉज अभी हम देख रहे हैं कि हमारे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पर भी हमारा जो मेन मोबाइल नंबर है जिसपे हमारे बैंकों के ओटीपी आते हैं, उस मोबाइल नंबर का जिक्र भी होता है। और कई बार हमने जब वो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स या तो लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए या रेंट अग्रीमेंट्स के लिए, ऐसे कई टेक्निक्स के लिए उन्होंने हमारे इस केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को लोग मांगते हैं और उसमें हम मास्क किए बिना ही वो दे देते हैं, क्योंकि इसकी अवेयरनेस अभी भी 2 साल हो गए जब से आधार में प्रोविजंस आए थे, वो अवेयरनेस अभी तक लास्ट माइल तक नहीं पहुंची है। जैसे हमने देखा, एजुकेटेड इंडिविजुअल्स भी उस पे आ रहे हैं। दूसरा है वो आपका जो डर का एक शिकंजा है या एक ग्रीड का शिकंजा है, उसमें लाने की आपको जरूरत कोशिश करते हैं। इनफैक्ट इन अ फ्यू केसेस वेरी सिमिलर टू दिस वन जो हमने इन्वेस्टिगेट किए थे, सीनियर सिटीजन्स को उन लोग काफी बहुत ही अच्छे से उन लोग एक स्टोरी सुना के, सीनियर सिटीजन्स उनका एक मेन टारगेट रहा है, या तो सीनियर सिटीजन्स या तो एडोलेसेंट्स। एंड हमने तो ऐसे केसेस देखे जहाँ पे 12-15 घंटों तक वो स्काइप कॉल चलती रही और एक सीबीआई ऑफिसर से या एनसीबी ऑफिसर जो उन लोग गलत रूप ले रहे थे, वहां से लेके उन्होंने लॉयर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स को भी इन्वॉल्व करना चाहा। इनफैक्ट कुछ केसेस में हमने ये देखा है कि जो एक्सटॉर्शन के वीडियोस बनते हैं, जो फेक वीडियोस वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके आपको बनाते हैं, उसका स्टेप 2 ये वाला होता है, ताकि एक पर्सन ने आपकी गलत वीडियो बनाई, आपको ब्लैकमेल किया, मानिए आपने उनको ब्लॉक कर दिया। स्टेप 2 ये होगा कि आपको एक पुलिस पर्सन से या एक पर्सन पोजिंग एज ए लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर, वहां से एक कॉल आएगी कि हमें आपकी ऑब्सीन वीडियो मिली है, तो आपके अगेंस्ट ये कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे करके उन्होंने पूरा एक जाल बिछाया हुआ है। एंड दुख की बात तो यही है कि ये सारे मोडस ऑपरेंडीज 95% सिमिलर है। इनफैक्ट जब ये रिपोर्ट हमने देखी एंड पढ़ी रिसर्च में भी, इसमें ऐसा कुछ डिफरेंट या नया तरीका था भी नहीं और ये 2-2.5 साल से ऐसे ही चलता आ रहा है। तो राधा प्रश्न यही है कि इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद, इतनी मुहिमें चलने के बावजूद, क्यों है कि आम आदमी, स्पेशली एजुकेटेड इंडिविजुअल्स और जो इतने खाता में अपने बैलेंस रखते हैं, वो अभी तक इस शिकंजे में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण तो यही हो सकता है जिसको हम बार बार कहते हैं कि साहब डिनायल मोड में मत रहिए, मत सोचिए कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तो एजुकेटेड हूं, मैंने तो सब तरह से अपने अकाउंट को सब कुछ सिक्योर करके रखा हुआ है। तो ये डिनायल मोड में होना ही सबसे बड़ी कमजोरी आपकी साबित हो सकता है और यही ये जालसाज कर रहे हैं। डॉक्टर चंद, आपसे समझना चाहेंगे सर, ये पुलिस की पकड़ से अब तक दूर क्यों हैं और ये इतना इनोवेटिव तरीके से नए नए हथकंडे निकाल रहे हैं कि हर कोई हतप्रभ रह जा रहा है। अब ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अधिकारी बनकर उनकी तरह बिल्कुल रूपरेखा का दफ्तर बनाकर, दफ्तर लगाकर बाकायदा इतना डीप फेक तरीके से काम कर रहे हैं कि कोई समझ में नहीं आएगा किसी को कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो सर ये एज पे क्यों, ये इनको हमेशा एज क्यों होती है? देखिए दीपक, सबसे पहली बात यह है कि इसमें 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो सबसे पहले ये साइबर क्राइम नहीं है, इसको हम ठगी कह सकते हैं, और
एक्सटॉर्शन कह सकते हैं। तो इसमें एक तो बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक ही उसमें कई बैंक अकाउंट होते हैं जिसमें ये पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहते हैं, और दूसरा होता है मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ इंटरनेट। तो अब तक जितने इन्वेस्टिगेशन हमने देखे हैं उसमें यह है कि ये बैंक अकाउंट फर्जी नाम से लिए जाते हैं या किसी और के नाम के होते हैं और उनमें पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और जब आपको डर दिखाया जाता है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, एक माहौल बनाया जाता है जिसमें एक पुलिस स्टेशन का सीन है, कुछ लेटर्स आपके नाम के भेजे जाते हैं और आपकी पर्सनल जानकारी इनके पास पहले से होती है, तो एक व्यक्ति को लगता है कि वो फंस गया बुरी तरह से, उससे पैसे उससे बचने का एक ही तरीका है कि वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाए, और वो उसको ये झांसा देते हैं कि ये पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम चेक करने के बाद वापस आपके खाते में वापस ट्रांसफ़र कर देंगे, जो कभी नहीं होता। तो मोबाइल और बैंक अकाउंट दोनों फर्जी तरीके से हासिल किए जाते हैं, तो उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जब आप जाएंगे और जिस एड्रेस पे वो मोबाइल रजिस्टर्ड है उस पे वो मिलेगा नहीं, किसी और के नाम का होगा, बैंक अकाउंट में किसी और के नाम का बैंक अकाउंट होगा या एड्रेस ही फर्जी होगा। ये बात इनको पता है, ये हमारे सिस्टम का लूप होल है कि बैंक अकाउंट फर्जी खुल सकते हैं और सिम कार्ड फर्जी नाम से लिए जा सकते हैं। ये एनोनिमिटी जो है ये क्रिमिनल को बहुत बड़ा सहयोग देती है, और बड़ी खुशी की बात है कि भारत सरकार आजकल बहुत सारे ऐसे फर्जी बैंक अकाउंटों को बंद कर रही है और फर्जी सिम कार्ड को बंद कर रही है। मैं समझता हूं कि अगर इस पे बहुत जबरदस्त कार्रवाई पूरे देश में की जाए तो 80% के करीब, 80% के करीब जो साइबर फ्रॉड है वो उसमें कमी आ सकती है। और जो डर है इनके अंदर वो तभी बैठेगा कि जब ये इनको ट्रेस करना आसान हो। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि डर इनके मन में बैठने से ज्यादा भरोसा जो पुलिस के प्रति होना चाहिए, पुलिस का नाम क्यों लिया जा रहा है? विराग जी थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें कि पुलिस का नाम डर दिखाने के लिए क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्या अभी तक वो पुलिस और एक आम नागरिक के बीच में जो कंफर्टेबल एक रिश्ता होना चाहिए वो क्यों नहीं बन पाया? पुलिस का कॉल आते ही हम ये क्यों समझते हैं कि करियर चौपट हो जाएगा, मैं अब पता नहीं कौन सी मुसीबत में फंस जाऊंगा या फंस जाऊंगी, तुरंत निकलना है। तो आनन फानन में जो है इस केस में 1 करोड़ से ऊपर के ज़्यादा पैसे अलग अलग अकाउंट्स में जमा कर दिए गए। तो कहीं आपको लगता है कि ये डर कम होना चाहिए था कालांतर में, उत्तरोत्तर, लेकिन ये डर कम नहीं हो पा रहा है? पुलिस का नाम सुनते ही हमें डर क्यों लगता है? दीपक जी, अपराध शास्त्र में जो ठगी और अपराध के जो 2 बेसिक एलिमेंट्स हैं उसमें एक है डर और दूसरा है लोभ, और जितने भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं इन्हीं दोनों के ऊपर केंद्रित हैं। दीपिका जी ने प्रस्तावना बताया कि साइबर फ्रॉड्स कैसे होते हैं, और मुक्तेश जी ने उपसंहार बताया कि कैसे वो अधिकांश क्राइम में हम सफल पुलिस नहीं हो पाती है। अब इसके बीच के मैं थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स करता हूँ। 2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ने बहुत संजीदगी से बोला कि जो साइबर फ्रॉड्स हैं ये जजों को, वकीलों को, सारे लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं, और इसके लिए, इसकी वजह से जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स हो रहा है, और मॉडर्न पुलिसिंग की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ज़रूरत है, जागरूकता उसका एक पहलू है। दिल्ली हाई कोर्ट के जजों की बेंच ने ये बात बोली है, और नए कानूनों में कुछ बातें उसमें शामिल की गई हैं, लेकिन कानून से अपराध नहीं रुकते हैं। अपराध के लिए आपको सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, और वो सिस्टम भारत में नदारद है। ये पहली बात है। इस अपराध के जो 4 एलिमेंट्स को देखें हम, पहला व्हाट्सएप कॉल की गई। व्हाट्सएप का खुद का मेटा कंपनी का डेटा है कि जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक 7 करोड़ उन्होंने मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया या उनको ब्लैक लिस्टेड किया, सारी चीज़ें किया। ये 7 करोड़ नंबरों को जो उन्होंने किया, ये भारत के किस पुलिस स्टेशन में दर्ज है? उन 7 करोड़ नंबरों के, उन 7 करोड़ मोबाइल नंबरों के बारे में क्या कार्रवाई हो रही है? मुझे लग रहा है यहाँ पर पूरी बहस होनी चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात
कि जो साइबर जो क्रिमिनल्स हैं इनके पास पूरा डेटा जाता है और डेटा प्रोटेक्शन कानून भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है। उनके पास आपकी वेब हिस्ट्री जा रही है, उनके पास बैंक खातों का विवरण जा रहा है, ये सारी बातें जा रही हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि जो हमारे जो रिपोर्टिंग सिस्टम है, हमारी एक कंप्लेंट सिस्टम है 1930, मैंने पिछली बार बताया था कि कैसे वो बहुत सारी चीज़ों में विफल हो रहे हैं। तो हमारे पास राज्य और केंद्र सरकार के बीच में सही समन्वय नहीं होने की वजह से रिपोर्टिंग सिस्टम ही नहीं है। और चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकिंग प्रणाली हमारी कैसे ध्वस्त हो गई है डिजिटल के दौर में, कि जब लोगों का डेटा भी क्रिमिनल्स के पास है कि किसके खाते में कितने पैसे हैं, इसके ऊपर सेंध लगाओ, और फर्जी खातों के माध्यम से अपराध हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में मीडिया ट्रायल होता है, लेकिन जिस धाराओं में ये केस दर्ज किया गया है, सेक्शन 43, सेक्शन 66 और सेक्शन 420 में, मैं नहीं समझता हूँ कि भारत में सेक्शन 43 या सेक्शन 66 के लिए अभी तक किसी साइबर क्रिमिनल के ऊपर कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट हुआ हो, जेल हुई हो या उसके ऊपर जुर्माना लगा हो। तो मुझे लग रहा है कि हमने पूरे इकोनॉमी को डिजिटल बना दिया है, लेकिन डिजिटल अपराधियों से निपटने के लिए हमारी कानूनी प्रणाली, पुलिसिंग तंत्र और हमारा जो डेटा सुरक्षा का कानून है वो बिल्कुल से अभी शैशवावस्था में है। और इसकी कीमत एक बहुत बड़े एक साइबर अपराध के एक पूरे तंत्र से हो रही है, जिसका खामियाजा सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। विराग जी, आप, डॉक्टर चंद्रा, आप और दीपिका, आप ये जानकर शायद चौंक जाएंगे कि लगभग 1 साल पहले हमने इसी तरह के एक फ्रॉड को उजागर किया था। और उस वक्त जिनके साथ फ्रॉड हुआ था वो भी एक मतलब ये बड़ा विचित्र सा है कि वो भी एक पत्रकार ही थी, और वो ज़्यादा उसमें फ्रॉड में नहीं फंसी, लेकिन वो जी बिजनेस पर आई थी हमारे शो पर इंडिया 360 में, और उन्होंने अपनी बात कही थी। मैं उस वक्त के शो को देख रहा हूं और आज देख रहा हूं, लगभग 1 साल में हमारे पास 40 से ज़्यादा कमेंट्स इसमें पड़े हुए हैं कि दिस हैपेंड विद मी टुडे, दिस हैपेंड विद मी येस्टरडे, दिस हैपेंड टू माय वाइफ टुडे, हैपेंड टू मी, दिस शुड बी, आई फेस्ड एग्जैक्टली द सेम थिंग टुडे। मतलब 1 साल से लेकर अभी तक ये स्कैम चल रहा है, बदस्तूर चल रहा है। आप शोज कर लीजिए, आप अवेयरनेस फैला लीजिए, लेकिन इतने हौसले क्यों बुलंद हैं इनके? विराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं फटाफट से एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद हम इस स्थिति पर जरा नजर डालेंगे कि बीते 1 साल में सूरत हाल आखिर बदले क्यों नहीं। आज भी लोगों को कॉल आ रहे हैं, 1 साल हो गया इस शो को किए हुए, 1 साल बाद हम वही शो कर रहे हैं और लोगों के मैसेजेस अभी भी आ रहे हैं। 1 महीने पुराना लेटेस्ट मैसेज है कि हमारे साथ अभी भी ये हो रहा है। तो ये लाचारगी, ये बेचारगी की अवस्था क्यों? विराग जी कुछ कहना चाह रहे थे, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। विराग जी प्लीज कंटिन्यू। कमाल की बात ये, 13 जनवरी पिछले साल हमने शो किया था, आज 17 जनवरी हो गई। सेम था मामला मुंबई टू ताइवान के कुरियर का। ये जो हम आज शो कर रहे हैं ये भी मुंबई टू ताइवान के कुरियर का है। कमेंट्स आप देख लीजिए, हमारे पिछले वीडियोस को हजारों लोगों ने देखा है, सारे के सारे कमेंट एक जैसे, मुंबई टू ताइवान वाला यही गैंग सक्रिय है। साल भर तक हम कुछ नहीं कर पाए सर। दीपक जी, 7 साल पहले मेरी किताब आई थी इस विषय पे, पहली किताब डिजिटल इंडिया और भारत, और उसके बाद अभी पिछले महीने मेरी किताब रिलीज हुई डिजिटल कानूनों से समृद्ध भारत। और जब मैं दूसरी किताब को लिख रहा था तो मुझे लगा कि तस्वीर में कोई बदलाव नहीं आया, सिवाय इसके कि साइबर अपराधों की जो तादाद है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई है, उनका चरित्र बदल गया है। इस पूरी बात में आपने जहाँ से शुरुआत की थी डर के बारे में, तो हम देखते हैं कि जो डिजिटल की दुनिया में टारगेटेड विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट बड़े आम बात हैं कि आपने अगर अयोध्या का अगर आपने सर्च किया तो आपके पास अयोध्या से जुड़ी जानकारियां विज्ञापन में आने लगेंगी। तो अगर टारगेटेड विज्ञापन हो सकते हैं तो टारगेटेड अपराध भी तो हो सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए वो महिला किसी वजह से भी किसी भी जानकारी के लिए या किसी वजह से अगर गूगल में ड्रग्स सर्च कर रही हों, तो हो सकता है कि उनके मन में गिल्ट रहा हो कि देखो ऐसा तो नहीं कि मैंने कभी ड्रग्स की सर्च किया हो तो ड्रग्स वाले लोग मेरे पीछे पड़ गए हों या ड्रग्स एजेंसीज मेरे पीछे पड़ गए हों। तो वो जो टारगेटेड अपराध हो रहे हैं जहां पर कमजोर कड़ी पर हमला होता है, सेक्सटॉर्शन कॉल किन के ऊपर आती है, जो लोग उस तरीके के कंटेंट को गूगल में सर्च करते हैं।
ये एक बात है, जरूरी बात, कि वो डेटा उनके पास कैसे पहुंचता है, गंभीर बात है, और ये इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है डेटा लीक होने का। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है, आधार का जो डेटा है, जो ट्राई के एक्स चीफ थे उन्होंने बोल दिया कि आधार के डेटा की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, और उसके बाद मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि आधार के कार्ड की फोटोकॉपी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आधार का नंबर ही चाहिए, लेकिन बैंक से लेकर सारी संस्थाएं, पहली बात तो जरूरी नहीं है, और दूसरी बात आधार का जो फोटोकॉपी लेते हैं उसकी वजह से आधार का नंबर लोगों का लीक होता है। मुझे नहीं लगता कि भारत में जागरूकता बढ़ाने की बात करने से पहले इस बात की जरूरत है कि जो संस्थागत तंत्र है उसे मजबूत किया जाए, उसके बगैर इस तरह के अपराध नहीं रुकेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात आपने बोली सर, डेटा प्राइवेसी के बारे में। डॉक्टर चंद्रा, आपके पास आ रहा हूं। डेटा प्राइवेसी के बारे में बातें होती हैं और फिर उस पर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं कि सब चीज सुरक्षित है, सब कुछ है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर ये इस तरह की पिन पॉइंटेड प्रोफाइलिंग कैसे हो रही है? मतलब एक पूरा का पूरा एनसीबी का तंत्र आपने खड़ा कर दिया, अंधेरी नार्कोटिक पुलिस स्टेशन का तंत्र आपने खड़ा कर दिया। एग्जैक्टली आपको मालूम है कि इस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किन चीजों से ये डर सकती हैं, किन चीजों से नहीं। इतनी डिटेल्ड प्रोफाइलिंग कैसे हो रही है सर, अगर सब कुछ सुरक्षित है? देखिए, इसमें डेटा, जहाँ तक लीकेज का सवाल है, जो गूगल का डेटा या जो ये बड़ी कंपनियां कलेक्ट करती हैं, ये इस तरह से आम क्रिमिनल्स को डेटा नहीं देती हैं। ये जो डाटा है, बहुत सारा डाटा हम खुद अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिवील करते हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन ये जहाँ से लीक होती है, किसी के बारे में अगर आपको जानना है, आप उसके इंस्टाग्राम पे जाइए, आप उसके फेसबुक पे जाइए, हज़ारों चीज़ें वो रिवील करके रखते हैं। डेट ऑफ बर्थ होगी उसमें आपके बारे में जानकारी की, आप कहाँ कहाँ जाते हैं, आपके टेस्ट क्या हैं, तो ये जानकारी वहाँ से इकट्ठी की जाए। दूसरा, बैंक का डाटा और आपके LIC का डाटा या आपका बहुत सारा डाटा मार्केट में, ओपन मार्केट में मिलता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो डाटा बेचती हैं, डार्क वेब पे भी अवेलेबल होता है। ये फैक्ट है। अगर आप कभी गूगल पे सर्च करेंगे, डार्क वेब पे सर्च करेंगे कि मुझे PII डाटा चाहिए, तो इंडियंस का बहुत सारा डाटा अवेलेबल है। दूसरी बात ये कि आप कभी शॉपिंग मॉल पे जाइए, वो आपका मोबाइल मांगेगा बिल काटने से पहले, और उसके बाद आपके बारे में पूछेगा, वो डाटा भी लीक किया जाता है। तो कुल मिला के हर तरीके से आपके बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है। और जैसा विराग जी ने कहा कि टारगेटेड ये अपराध है, टारगेटेड किया जाता है। जो सेक्सटॉर्शन है, ऑब्वियसली मेल, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों पे टारगेट किया जाता है। जो ये स्कैम अब जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, कोरियर स्कैम में, इसमें मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर ये महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। और उसके अंदर जब एक सेटअप बनाने की बात आती है, तो आजकल यूनिफॉर्म मिलती है, आजकल पुलिस स्टेशन का एक डिजाइन मिलता है। ये कहीं किसी फ्लैट में कहीं इन्होंने ये खड़ा किया हुआ है, और वहां से एब्सोल्युटली सर मैं इसलिए चौंक रहा हूं क्योंकि ये संज्ञान में है, ये सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर ये मामले साल भर से हैं, उससे पहले से होंगे, उसके बावजूद अगर ये इनका रिपीटिशन हो रहा है तो बड़ी बेचारगी वाली स्थिति है। इसका क्या करें? दीपिका, जाते जाते सॉल्यूशंस दे दीजिए। इन द मीनवाइल, जब तक हमारे पुलिस तंत्र जागेगा, कब जागेगा वो अलग बात है, लेकिन कम से कम एक आम आदमी को क्या करना है उसके लिए क्विक पॉइंट्स मैम। सर्टनली, पहला तो जितनी भी डिजिटल प्रोफाइलिंग हमारी हुई है, जो एडवोकेट सर डॉक्टर चंद्रा ने बताया, डिजिटल प्रोफाइलिंग ना हो इसके लिए कम से कम इंफॉर्मेशन या बहुत ही फ्रैगमेंटेड इंफॉर्मेशन अपनी डाले। हमने देखा है कि जालसाज आपका GST इंफॉर्मेशन बिजनेस का, या अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया है, ये सब डेटा बेचा जाता है फ्रॉम वन एजेंसी टू दी अदर। यह ना हो इसके लिए कम से कम डेटा दिया जाए। दूसरा, अगर हम देखें तो ऐसे कई फ्रॉड्स के डेरिवेटिव्स आए हैं, जो एक डेरिवेटिव मैं बताना चाहूंगी। यही फ्रॉड से पहले आपके पास एक पार्सल आएगा, वो बोलेंगे कि आपने पार्सल मंगाया था, आप बोलेंगे नहीं, ठीक है हम इसे कैंसिल कर देते हैं, आप सिर्फ एक OTP दे दीजिए। OTP देने से पहले, कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले प्लीज कतराइए, प्लीज उस पर सोचिए, और मेक इट अ पॉइंट कि आप जितना अपना एड्रेस का इंफॉर्मेशन, मोबाइल इंफॉर्मेशन, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, ये अपने पास ही रखिए। और तीसरा, जो डॉक्टर चंद्रा ने बताया था कि हम डिफरेंट अकाउंट्स पे देख रहे हैं कि अकाउंट पे पैसा भेजा किसी और को जाता है, वो होता किसी और है, तो यह है मनी म्यूलिंग। एंड मनी म्यूलिंग में अपने बैंक से एटलीस्ट आप संपर्क करें कि जितने भी मनी म्यूलिंग अकाउंट्स है, क्या वो बैंक्स ने ब्लॉक किए हैं या रखे हैं।
ऐसे अगर हम ये 3-4 सजेशंस ले लेंगे तो इसमें कंज्यूमर अवेयरनेस जो बोलता रहता है कि कंज्यूमर जागरूक नहीं है, इसकी वजह से ये फ्रॉड हुआ। तो जब तक ये इंटरमीडियरी Absolutely. जाएंगे तब तक एटलीस्ट कंज्यूमर्स को ये पॉइंटर्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोल दी, डर और लालच ये तो खाते में जाते हैं एक ग्राहक के, एक आम आदमी के, लेकिन उस मजबूरी का क्या करें जो सोचता है कि हमारे ऊपर तो पुलिस तंत्र बैठा हुआ है, सुरक्षा एजेंसियां बैठी हुई है, तो ये मजबूरी का तो वो कुछ नहीं कर सकता। डर और लालच पर काबू पाएं तो फ्रॉड कम हो सकते हैं, लेकिन मजबूरी, ये जो संस्थागत मजबूरी है, इसे दूर करना होगा। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। डॉक्टर चंद्रा, थैंक यू सो मच। विराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। दीपिका, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।